प्रिंसिपल एस.के. शर्मा सर और उपस्थित अभिभावकगण को नमस्कार करते हैं। नास्ति विद्या समो बद्धो नास्ति विद्या समम शुभतः। नास्ति विद्या समम वित्तम नास्ति विद्या समम सुखम। अर्थात विद्या जैसा बद्धू नहीं, विद्या जैसा मित्र नहीं और विद्या जैसा अन्य कोई धन या सुख नहीं है। और इस विद्यार्जन के लिए, इस विद्या को प्राप्त करने के लिए विद्यालय पूरी तरीके से आपको सहयोग और आपके प्रति समर्पण की भावना रखता है। और यही उम्मीद हम यहाँ पर उपस्थित पालकगण से मंथन करके एक नई राह और एक नई योजना लेकर के आते हैं, जिससे हमारे बालिका को समुचित दिशा मिल सके और उनका सर्वांगीण विकास हो सके। आपको याद होगा कि कोरोना काल में हमने वर्चुअल मीटिंग, जूम मीटिंग के द्वारा आपसे लगातार संपर्क बनाए रखा और आपके द्वारा दिए गए सुझाव को हमने अपनी योजनाओं में शामिल किया था। इस वर्ष हमने अपना प्रथम चरण जुलाई मंथ में कंप्लीट किया और आपकी तरफ से हमें जो सुझाव मिले कि एक्स्ट्रा बुक्स या और भी अन्य का सेकंड फेज है। इस तरीके का मीटिंग का आयोजन करके हम रूबरू आपके समक्ष अपने विचारों को, अपनी योजनाओं को, अपने क्रियाकलापों को, अपनी गतिविधियों को रखते हैं और साथ ही आपसे ये आशा और अपेक्षा रखते हैं कि कुछ संशय या कुछ शंकाएं जो आपके माध्यम से या आपके दिमाग में अगर वो चल रही होती है और अगर आपको लगता है कि आपके दिए गए सुझाव से हम लगातार आगे की ओर बढ़ सकते हैं, तो उस प्रकार की नई योजनाओं या सुझाव को हम आमंत्रित करते हैं। और इस तरीके की मीटिंग में जो कि आपके दिमाग में ये आता होगा कि कुछ समय पहले ही एक मीटिंग का आयोजन हुआ था, तो उस मीटिंग और इस मीटिंग में एक बहुत ही बड़ा अंतर है, एक बहुत ही बड़ा गैप है। उस मीटिंग में आप क्लास टीचर के समक्ष होते हैं और सिर्फ आप अपने बच्चे की शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में आप क्लास टीचर से बात करते हैं, उनकी आप जानकारी लेते हैं। लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट मैनेजमेंट मेंबर से आपकी मुलाकात होती है, जिसमें हमारे प्रिंसिपल एस.के. पांडे सर, वाइस प्रिंसिपल एस.के. शर्मा सर और चेयरमैन सर जो कुछ देर में उपस्थित होंगे, वो आपके समक्ष यहाँ पर रूबरू रहेंगे और जिसमें कुछ ऐसे सामने में आप रख सकते हैं। दूसरे यूनिफॉर्म में जाए, वो एक स्कूल को रिप्रेजेंट करता है कि वो उस स्कूल का विद्यार्थी है। यहाँ पर ये जो ऊपर के 4 कलर दिख रहे हैं, ये 4 हाउस को शो करते हैं। ये अगर पुराने जो पेरेंट्स हैं उनको पता है, इनको आप परचेज कर लीजिए। अब हमारी हाउस एक्टिविटी स्टार्ट होने जा रही है और ये चारों जो टी शर्ट को ले सकते हैं। इसके अलावा एक ग्रीन कलर की टी शर्ट होती है, उस ग्रीन कलर को जो एनसीएन की जो यहाँ की किरोड़ी की दुकान में आपको मिल जाएगा, तो यथाशीघ्र आप इस यूनिफॉर्म को खरीदने का कष्ट करें, क्योंकि व्हाट्सएप में तो बुक्स की लिस्ट चली जाती है। जैसे मैं आपको यहाँ पर जीके है, मॉरल साइंस जिसे नैतिक शिक्षा कहा जाता है, और साथ ही कंप्यूटर क्लास 12 तक चलता है और क्लास 1 से हमने उसको स्टार्ट किया है। तो ये 3 बुक एक्स्ट्रा चलती है, क्लास 2 में आ चुकी है और लगातार हमारी क्लासेस चल रही हैं। पूरी जांच यहाँ के जो नोडल अधिकारी हैं, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के जो प्राचार्य हैं, वो नोडल अधिकारी हैं, उनके द्वारा की जाती है। जब वो ऑनलाइन के माध्यम से हमको अलॉट करते हैं, तब हमको आपके बच्चे जो आपने आवेदन दिया था उसके आधार पर हमारी जो सीट खाली है उसी आधार पर भरे जाते हैं। डॉक्यूमेंट सर्टिफाई होने के बाद ज्यादा सीट से पूर्ण कागज या प्रमाण पत्र, उसके बावजूद बच्चे छूट जाते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो एज के चलते भी बच्चे जो है आरटी के तहत नहीं आते। उसकी एक सीमा होती है 3 साल से 4 साल नर्सरी, 4वीं से 5वीं KG1 और 5 से 6.5 तक का पहली क्लास। क्योंकि हमारे यहाँ 2 जगह सीट रिक्त रहती है, एक नर्सरी और दूसरा पहली कक्षा में, तो इसलिए हम 2 ही क्लास में लेते हैं, KG1 में नहीं लेते हैं। का दोबारा केवल 3 थी, उसमें आप पढ़ाना चाहते हैं तो वो अपने आप इंग्लिश मीडियम से हिंदी मीडियम में चले जाता है।
तो हिंदी से इंग्लिश में जब हमारे यहाँ बच्चे का एडमिशन हम गार्जियन को बुला करके पूछते हैं, आपने तो इंग्लिश मीडियम भरा था और अब आप हिंदी में इसका सिलेक्शन हुआ है, तो आप क्या पढ़ाना चाहते हैं? तो उस समय वो हाँ भर देता है, 1 साल देखता है, 2 साल देखता है, उसके बाद फिर वो रिजल्ट रखता है, नहीं सर हम बच्चे को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना चाहते हैं, आप भले आईटी का इसमें चलते रहने दीजिए। तो ये व्यवस्था नहीं होगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और जब आप ये सारी प्रक्रिया से गुजर जाते हैं तब हम आपको बुला तो वो 7,000 मिलेगा, पहले से लेकर 5वीं तक, है ना, उसमें बढ़ोतरी नहीं होती है। शुल्क संबंधी तथा अन्य व्यवहार से संबंधित मौखिक जानकारी को सुनना है, उसका प्रतिपादन करना है और आवश्यक निर्देशों का भी परिपालन करें ताकि हम एक अच्छे वातावरण में शिक्षा की व्यवस्था को कायम कर सकें। इस बेसिक और स्टेट बोर्ड के सभी अभिभावकों विद्यालय संचालित ऑफलाइन हो रहा है। कहने का आशय कि 2 अगस्त से आप सभी को मालूम है कि शासन के निर्देश के अनुसार विद्यालय खोल दिए गए हैं। उसके बाद हमारा प्रथम प्रयास है कि अभिभावकों को हम अपनी बातें यहाँ पर सविस्तर बताएं और उनसे भी जो सुझाव और जो भी जानकारी हम मांगते हैं विद्यालय के बेहतर तरीका से आगे बढ़ाने के लिए जो भी आवश्यक कदम है और निर्देश है उसका परिपालन करते हुए हम विद्यालय को उस ऊंचाई तक भी पहुंचा सकें। कई कारण है, आप सभी को मालूम है कि कुछ दिन पहले या 2 दिन पहले हमने पीटीएम रखा था, उसमें अधिकांश पालक आए भी होंगे और पीटीएम के बाद फिर से अभिभावकों को क्यों बुला दिया गया है, इस विषय को और इस गंभीरता को समझना आवश्यक है। क्योंकि पीटीएम में जब आप आते हैं तो आपकी चर्चा शिक्षकों के साथ होती है और आपके पास विषय वस्तु शैक्षणिक व्यवहार को लेकर होता है, विशेषकर उनके नंबर्स को लेकर जब विषय में परीक्षा में शामिल किए होते हैं तो उसमें उनके विषय से संबंधित जितनी जानकारियां हैं आप शिक्षकों से मिलकर उनका निवारण करते हैं और निराकरण करते हैं तथा अन्य शंकाओं का समाधान आप पदाधिकारियों से कर लेते हैं। लेकिन ये अवसर है कि आप प्रबंधक से सीधा बात करेंगे। कुछ समय में हमारे चेयरमैन यहाँ पर उपस्थित होंगे और चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे और हो सकता है कि विद्यालय की जितनी भी योजना या व्यवस्था भविष्य में संचालित होने वाली है या हो सकती है उसकी भी चर्चा करेंगे और आप संबोधन के सुझाव लेंगे, हम उस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सहमति से ही हम विद्यालय के जितने भी नियमावली है या जितने भी व्यवस्था है हम उसको आगे बढ़ाएंगे और मूल कराएंगे ताकि हम एक शिक्षा की नवीन व्यवस्था या शिक्षा की प्रभावी व्यवस्था को कायम कर सकें। यह जानना जरूरी है। और डाटा अपने सारे डाटा को शेयर नहीं करना तो वहाँ के लिए डाटा के साथ आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। कक्षा 12वीं में गणित के संख्या में अगर 40 छात्र हैं, आप ये देखिए कि 40 छात्र में लगभग 17 विद्यार्थी एब्सेंट रहते हैं। अगर इसको आप गंभीरता से सोचेंगे तो लगभग 40% का है। कई तकनीकी समस्या थी तो इसमें नेटवर्क की समस्या 2 सप्ताह के बाद से सारी कक्षाओं को धीरे समय रूप से खोल दिया गया। मतलब प्राइमरी की क्लासेस, माध्यमिक क्लासेस और उच्चतर माध्यमिक की क्लासेस अब पूरी तरह से संचालित है। तो इस अंतर को इस अंतर को आप महसूस करेंगे तो आप पाएंगे कि ऑफलाइन की जो परीक्षा जो वर्तमान से 15% का समय पहले ही खत्म कर चुके हैं या इतने समय आप पीछे हो चुके हैं और इतने समय को लगभग 16 से 17 महीने के समय को आने वाले समय में हम कैसे उपयोग करें ताकि हम बेहतर शिक्षा प्रणाली को विकसित कर सके। यही क्षतिपूर्ति करने के लिए शिक्षकों को हमने तैयार किया और प्रशिक्षण के माध्यम से शिक्षकों को निर्देशित किया गया कि न सिर्फ आप पाठ्यक्रम को बिना को रोचक बनाए बल्कि इस दृष्टिकोण से भी पढ़ाए कि 2 साल के बाद जब विद्यार्थी स्कूल आ रहे हैं तो उनको पढ़ने की ललक और क्षमता में पढ़े। हफ्ते में 2 या 3 दिन अवसर रहते हैं तो ये मान के चलिए कि प्रतिदिन को लगभग 5 से 7% का सिलेबस में पीछे हो रहे हैं। इसलिए आवश्यक है कि आने वाले समय में इस गंभीरता को आपको विशेष को समझना है और छात्रों को प्रेरित करना है कि न सिर्फ विद्यालय है बल्कि पाठ्यक्रम को पूरा करने में और सहयोग प्रदान करें। और ये आपकी भी कर्तव्य है कि आप भी इसको ध्यान रखें कि आप अपने पाली को न सिर्फ विद्यालय भेज रहे हैं बल्कि ये भी देख रहे हैं कि विद्यालय आके अपने कार्यों को, गृह कार्यों को या अन्य कार्यों को किस हद तक और कितना पूर्ण कर लिया है। ये जवाबदारी वही जवाबदारी है शिक्षकों के द्वारा इसका मूल्यांकन भी किया जा रहा है और इसका निर्देशों का परिपालन किया जा रहा है, लेकिन अभिभावकों के सहयोग के बिना यह अधूरा है। अतः अभिभावकों से मेरा अपेक्षा है कि इस गंभीर विषय को आप अपने कर्तव्यों के अंतर्गत समावेश करें और इसमें ज्यादा से ज्यादा सहयोग प्रदान करें। आप सभी अभिभावकों को जानकारी भी होगा कि हमने सभी किताबों का सकुशल विवरण कर दिया है। हिंदी माध्यम में जो शासन आपकी उपलब्धता ही अनिवार्य विषय है, यह छात्रों में होना आवश्यक है। आप इस बात के लिए आश्वस्त हो जाइए कि आपके बालक के पास समस्त किताब उपलब्ध हो गई है। अगर नहीं है, हमारी परीक्षा ऑनलाइन परीक्षा थी।
परीक्षा को खरीद दे दिया था और घर से ही बैठे छात्र उसका मूल्यांकन करके उसका उत्तर लिख रहे थे और 5 दिन तक सोचिए उनके पास घर में उत्तर पुस्तिका थी और किताब था। उसका उपयोग करने के बावजूद भी रिजल्ट उस प्रत्याशा के साथ नहीं आई थी जितना हम सोच रहे थे कि शायद ये परीक्षा ऑनलाइन है और घर बैठे दे रहे हैं तो हर परीक्षार्थी का नंबर बहुत बेहतर आएगा सरकार इसके इसमें भी काफी निराशा हुई थी। आप शनिवार को ये थे तो 70% से लेके 66% 70% छात्रों को कैसे जुड़े और कमियां कहाँ आ गई हैं। तो सबसे पहले छात्रों को समाधान नहीं पहुंचेंगे और ये समाधान सिर्फ हमारे शिक्षकों के माध्यम से नहीं होगा जब तक आपका सहयोग नहीं मिलेगा। ये देखना है कि लगभग 2 साल जो छात्रों का तो हम जो करने जा रहे हैं या हम आपसे जो प्रत्याशा करते हैं या आपसे अपेक्षा करते हैं वो कैसे तोड़ तो यह इसलिए आपको हमारे कठिनाई के बारे में समझना है और चुनौतियों के बारे में समझना है और आप अगर सहयोग करेंगे तो आप अपने बच्चों के विकास के लिए सहयोग करेंगे। आपके बच्चे बेहतर करेंगे तो विद्यालय बेहतर करेगा क्योंकि ये अनुपूरक चीजें हैं एक दूसरे से जुड़े हुए चीजें हैं। इसलिए हम हमेशा अपेक्षा करते हैं कि विद्यालय को हमेशा एक अच्छी ऊंचाई को पहुंचाए अर्थात हम छात्रों को अच्छी ऊंचाई को पहुंचाए चाहे वो किसी भी विधा में है। आप इस चीज को मैं बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 साल से कई चीजों में देखने को मिला प्रारंभ किया चाहे वो हस्तलिखित हो या फिर आर्ट हो क्राफ्ट हो डांस हो या अन्य गतिविधियां हमने सकारात्मक कार्यक्रमों को प्रारंभ कर दिया ताकि छात्रों में अभिरुचि बने रहे और उनकी रुचि के अनुसार उनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले जैसे उनकी जो अलग विधा अलग स्किल है वो भी डेवलप हो सके। तो ये तमाम हम लगभग प्रयास कर रहे हैं कि छात्रों की रुचि के अनुसार उनको एक ऐसा व्यवस्था दिया जाए ताकि वो अपनी प्रतिभाओं को भी दिखा सके अपने प्रतिभाओं और क्षमताओं को भी निखार सके। तो हम ये कोशिश करते हैं कि जो विधा या जो छात्रों में नैसर्गिक चीजें हैं हम उसको भी तराशें और उसको भी उभारें और उसको भी हम बेहतर करने की कोशिश करें। ये शैक्षणिक गतिविधि के अतिरिक्त बात हो रही है जिसको हम सामान्यतः अशैक्षणिक गतिविधि होते हैं नॉन स्कॉलरशिप एक्टिविटीज। तो ये सभी चीजें हैं जो विद्यालय करने जा रही है कर भी रहे हैं। उसके अलावा अभी हम इस कोर्स के कार्यक्रम शासन के निर्देश के अनुसार जिला शिक्षा अधिकारी रायगढ़ तथा सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर के निर्देश के अनुसार जो कैलेंडर जारी हुआ है स्पोर्ट्स कैलेंडर वो कैलेंडर के छात्रों को अधिक से अधिक छात्रों को हम हर विधा में शामिल कर रहे हैं। एक सुखद समाचार है और ये गौरवान्वित करने वाली बात मैं आपके सामने साझा करना चाहता हूँ। हो सकता है कि 5 से 6 ऐसे छात्र हैं जो नेशनल लेवल पर भी सेलेक्ट होकर खेलने जाने वाले हैं। इतनी आपके सहयोग से ही है और आपके इसके लिए आपके ताल्लुक के माध्यम से एलओसी आता होगा आप उसमें सिग्नेचर दस्तखत करते होंगे और उसकी अनुमति प्रदान करते होंगे 11 बजे तक। दूसरा से की कक्षा 12 से कक्षा 7वीं तक हम 6 ग्रेड का संचालन करवाया गया है कि ये देखा गया कि 8वीं के छात्रों में हमको बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि वही छात्र अगले साल कक्षा 9वीं में जा रहे हैं। जब माध्यम चेंज होता है जब एक शिफ्ट चेंज होता है विंग चेंज होता है तो छात्रों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत होती है। जैसे 5वीं के बाद बच्चे 6वीं में जाते हैं तो एक डेप्थ आता है एक तो दिया गया है। कक्षा 8वीं के लिए 7 पीरियड रखा गया है लेकिन कक्षा 9वीं से कक्षा 12वीं तक अभी से 6 पीरियड रखा गया और हर एक पीरियड 40 दिन है और सम्मान की एक्टिविटीज है जो हमारी हाउस की एक्टिविटीज है या अन्य गतिविधियां हैं जैसा कि लगातार हम आपको परिचर्चा कर रहे हैं। इस मामले में परीक्षा को महत्वपूर्ण परीक्षा या मेजर एग्जामिनेशन लेते थे उसमें था क्वार्टरली एग्जामिनेशन आप सबको मालूम है उसको हम त्रैमासिक परीक्षा लेते थे ये सितंबर में होता था। दूसरा होता था हाफ ईयरली परीक्षा जिसको अर्धवार्षिक परीक्षा कहा जाता था यह दिसंबर में होता था और एक होता है वार्षिक परीक्षा जो जनवरी मार्च में होता था और ये 3 माह की और हर महीने मासिक मूल्यांकन होता था यूनिट टेस्ट। ये हमारी परीक्षा की पद्धति रही है लेकिन इस साल हमने परीक्षा की पद्धति को पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया है। इसके पीछे का कारण आपको समझाना चाहता हूँ। सीबीएसई के गाइडलाइंस के हिसाब से चूंकि हमारा विद्यालय स्टेट बोर्ड और सीबीएसई दोनों संचालित होती है तो सीबीएसई के गाइडलाइंस के हिसाब से परीक्षा पर 4 चरणों में विभाजित कर दी गई है P1, P2, P3, P4। P1 का मतलब पीरियोडिक 1, P2 का मतलब पीरियोडिक 2, P3 पीरियोडिक 3 और P4 मतलब पीरियोडिक 4। पीरियोडिक मतलब आवृत्ति परीक्षा की आवृत्ति प्रथम आवृत्ति द्वितीय आवृत्ति तृतीय और आवृत्ति चतुर्थी। सारे पाठ्यक्रमों को 4 आवृत्ति में बांट दिया गया है। तो सीबीएसई का जो परीक्षा की पद्धति है स्टेट बोर्ड की परीक्षा की पद्धति से ज्यादा परिष्कृत है और ज्यादा आसान और ज्यादा लाभदायक है ज्यादा फलप्रद है। हमने तुलना किया और गहन अध्ययन किया कि स्टेट बोर्ड छत्तीसगढ़ का परीक्षा पद्धति और सीबीएसई की परीक्षा पद्धति में किस परीक्षा पद्धति को अपनाया जाए ताकि छात्रों को ज्यादा से ज्यादा लाभ मिले और छात्र ज्यादा बेहतर करने की कोशिश
ये हमने निर्णय लिया कि अब हमको परीक्षा की पद्धति जो सीबीएसई ने अडॉप्ट किया उसी को हमको लेना चाहिए। हम चाहते थे इस पद्धति को सीबीएसई के लिए लागू कर सकते थे ताकि हिंदी मीडियम को हम यथावत चला सकते थे, लेकिन हमारा दृष्टिकोण, हमारा सोचने का ये मापदंड था कि अगर कोई अच्छी नीति आती है जिसका लाभ सीबीएसई को मिलता है तो क्यों न बाकी छात्रों को मिले। तो हमने ये योजना बनाई है कि अगर अच्छी रणनीति, अच्छी पॉलिसी है तो उस पॉलिसी को हमको अमल में लाना चाहिए, लागू करना चाहिए। इसी वजह से, इसी कारण से हमने परीक्षा की पद्धति को बदल दिया और परीक्षा हमने प्रियोरिटी के रूप में दिया है। और अभी तक जैसा कि आपको मैं बता रहा हूँ कि हमने 2 आवृत्ति पूर्ण कर ली है। अब परीक्षा के हर आवृत्ति से जोड़ा जाता है कि आप किस आवृत्ति में, किस पीरियड में कितने प्रवेश पत्र की आवेदन की प्रक्रिया प्रारंभ है। इसका एक और का फेस्टिवल है, कोई शादी विवाह का मामला है, तो मैं लगातार देख रहा हूँ कि अभिभावक आते हैं लगभग 15 से 20 दिन की छुट्टी दे रहे हैं, तो 1 माह तक तो प्रवेश पत्र दे देंगे। परीक्षा विभाग को निर्देशित किया गया है कि किसी बच्चे को मालूम है कि जो हमारे फीस पिछले उसके बाद लास्ट में एक प्रोटीन आता था और उसके बाद हर महीने पेमेंट अभिभावक आके अपनी सुविधा के अनुसार इस का पेमेंट कर देते हैं। ये तमाम व्यवस्था पिछले साल तक लागू रही है, लेकिन मैनेजमेंट का एक निर्णय हुआ और एक निर्णय के बाद एक प्रस्ताव पारित था कि अब हम पूरे साल 10 महीने के फीस को एक साथ कैलकुलेट कर देंगे और 4 हिस्सों में बांट देंगे, जिसको हमने किस्त कहा है। और उनको 4 किस्त में अभिभावकों से लेंगे। उसमें अभिभावकों को हर महीने विद्यालय आने की आवश्यकता नहीं होगी और हर छोटे मद को पैसा देने की आवश्यकता नहीं होगी। और सारे फीस को हमने तीन खाली मद में उसको विभाजित कर दिया। पहला मद रखा प्रवेश, एडमिशन का आशय था कि जो छात्र नए प्रवेश ले रहे हैं, किसी नए विद्यालय से आ रहे हैं या पहली बार हमारे विद्यालय में प्रवेश ले रहे हैं, उसे एडमिशन फीस लेंगे। दूसरा हमने सब उपयोग किया ट्यूशन फीस, जिसको हम फीस बोल सकते हैं, जो 10 महीने दिए जाते हैं, वो दूसरा चरण का एडमिशन फीस। तीसरा हमने रखा है स्कूल डेवलपमेंट फीस। स्कूल के डेवलपमेंट जितना एक्टिविटीज फीस था, जो हमारे जितने भी स्कूल के एक्टिविटीज है सबको मिला के जितना भी फीस होता है उस फीस को हमने समावेश कर दिया। ये 3 मद में हमने रखा और 3 मद में रखे इसको 4 किस्तों में विभाजित कर दिया। पहला किस्त हम रखे थे अप्रैल में, अधिकांश अभिभावकों का अप्रैल का किस्त आ चुका है। दूसरा किस्त था जुलाई में किस्त रखा गया। तीसरा किस्त सितंबर में, जो कि सितंबर का महीना में पार हो चुका है। किस्त करते हैं दिसंबर महीने में। एक बार मैं पुनः इसको पूरा विधि कर दूं, 4 किस्तों में था। पहला किस्त अप्रैल महीने में, दूसरा किस्त जुलाई में, उसके लिए अनुमति प्रदान की। आज अभिभावकों को बता देना चाहता हूँ कि स्वेच्छा से अभिभावक दे सकते हैं, आपका पैसा अकाउंट में रहेगा और आपकी किस्त का दबाव नहीं रहेगा। आप अपने उससे जमा करें और ये आपका जो पैसा है वो ऑफिस में डिपॉजिट रहेगा और जब आप तीसरे या चौथे किस्त के लिए आएंगे तो उतना पैसा काट के आपको शेष किस्त का देना होगा। तो ये भी सुविधा दी गई है, अभिभावक उसका भी लाभ उठा रहे हैं। आपको अब घर आने की भी, ऑफिस आने की भी आवश्यकता नहीं है। कई अभिभावक ऑनलाइन से भी पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन की भी सुविधा हो गई है। ऑनलाइन का सारा डिटेल्स भी पहले बताया जा चुका है। तरीके से माता ने इसके बारे में सविस्तार बताया कि ऑनलाइन की सुविधा का लाभ कैसे होता है। एक नंबर उन्होंने जारी किया है और हमारे अकाउंट असिस्टेंट का है जो ऑनलाइन की सुविधा को देख रहे हैं। आप चाहें तो उस नंबर पर डायल करके आप ऑनलाइन के बारे में जानकारी ले सकते हैं। दूसरी अभिभावक पेमेंट कर रहे हैं, कहीं चेक से देते हैं, कहीं स्ट्रेस देते हैं। कहने का आशय है कि फीस की जिस प्रकार की आपकी सुविधाएं आप पेमेंट करने का है, लगभग 17.5 टीचर है जो सामने स्लाइड में मिल रहे हैं। 117 टीचर का वैक्सीनेशन हो चुका है। आप शायद देख रहे हैं तो 117 पासों से सैनिटाइज किए रहते हैं, निर्देश किया है। तो मास्क पहनना है, जो हमेशा पहने रहते हैं। दूसरा उनके पैकेट में हमेशा छोटे से सैनिटाइजर की बोतल होगी, उसको हम कम से कम दिन में 3 या 4 बार सैनिटाइज करते हैं। विशेष के साथ पहले पढ़ने से किसी प्रकार का सिम्टम्स दिखता है, लक्षण प्रतीत होता है, अगर किसी को सर्दी है, खांसी है, जुकाम है, लक्षण प्रतीत होता है तो बताओ उसको अंदर ले जाएगा कि आप अपने छात्र को चाहें तो ले जाए। तो ये भी व्यवस्था हम किए हैं। मेरा आपसे अनुरोध किया कि इस प्रकार के लक्षण आपको हमें प्रतीत होते हैं तो कृपया अपने छात्रों को न भेजें। हालांकि सब करने से कोई जरूरत नहीं है, लेकिन एक प्रकार से बचाव के उपाय सभी को करना चाहिए और एहतियात के तौर पर जितना सतर्क रहें उतना बेहतर भी रहेगा। अनुरोध है कि कृपया आपने पानी पब्लिक सर्टिफिकेट उत्पादन हो रहा है। तो ये सब तमाम चीजें हैं जो कोरोना गाइडलाइंस को परिपालन करना चाहिए। पाठ्यक्रम, शिक्षा, व्यवस्था, परीक्षा, आगे आने वाले जीवन की परीक्षा, स्पोर्ट्स
योगा, ये तमाम बातें हैं जो आपने सविस्तार ध्यान से सुना और इस योजना को हम कैसे आगे बढ़ेगा से ध्यान से ध्यान से बात को सुना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यही मेरा उद्देश्य है, आप भी ध्यान दीजिए। क्या होता है कि कुछ बच्चे को निश्चित तौर पर बच्चों को हमको जानकारी देनी चाहिए और ये बात सही है। और इस बार हम प्रयास करेंगे इस पर विशेषज्ञ लोगों को PhD PhD के जो बहुत बारीकी से जानकार रहते हैं 11वीं 12वीं के बच्चों का बुला करके उनकी एक काउंसलिंग हम करवाएं। हम अगर बार बार उनको इस सब चीज को बताएंगे तो वो क्या होता है कि उनके दिमाग में अभी से प्रेशर आ जाएगा और वो थोड़ा सा प्रेशर महसूस करने लगते हैं। लेकिन काउंसलिंग करवाना अच्छी बात है, हम करवाएंगे। ये भाई साहब ने बताया कि शिक्षकों के द्वारा जो अध्यापन कार्य किया जा रहा है इस पर निगरानी होनी चाहिए, आपने कहा था और बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ। मेरे ख्याल से वीकली एक पीरियड मिलता है। तो आपने कोई बताया ना, आपने बताया 9th में है बच्चा और शुरू नहीं हुआ है, फिर शुरू हो गया और कंप्यूटर ऐसी चीज है तो रखे रखे के खराब हो जाता है। बहुत सारे कंप्यूटर हमारे पर लोग कहते हैं जल्दी जल्दी अपने घरवा लिए हैं सबको। आगे बच्चों का प्रैक्टिकल भी हुआ, प्रैक्टिकल पर उनको बाकायदा चलवा करके सिखाने का काम अब हफ्ते में एक पीरियड को करेगा। देखिए क्या है कि बच्चे इतना ज्यादा पिछड़ चुके हैं अपने जो आवश्यक कोर्स है। कंप्यूटर तो ऐसा है, मैं ईमानदारी की बात बता रहा हूँ, आजकल हमारा ये मोबाइल ही स्मार्ट मोबाइल ही तो है एक छोटा कंप्यूटर बन गया। तो आजकल के बच्चे कंप्यूटर में सीखने में उनको 2-3-4 महीने से ज्यादा नहीं लगे। तो हम उनको बेसिक नॉलेज तो दे देंगे कंप्यूटर, लेकिन जब उनको प्रोफेशनल रूप से सीखना होगा तो दिमाग से सीख लेते हैं। 6 महीने का कोर्स चाहिए और वो कम से कम 10 से 15 पीरियड हर बच्चों का प्रैक्टिकल हो जाए। और बच्चे मोबाइल पर चलाएं, घर में अपनी पढ़ाई पे ध्यान दें, मोबाइल से दूर रहें। और ये कोरोना काल में यही हो गया कि जो पढ़ाया हमारे टीचर्स ने ऑनलाइन पढ़ाई करवाई, निश्चित तौर पर काफी सारे बच्चों ने बढ़िया कैच किया। लेकिन ये बड़ी दिक्कत थी कि हम उनको पढ़ाएं कैसे। हमने उनको 10वीं का भी बेसिक पढ़ाना शुरू किया ताकि वो 11वीं की चीजों को समझे। तो ऑनलाइन एग्जाम में बहुत सारे बच्चे घर में पेपर बनाए थे, सबका 90% से ऊपर नंबर था। अब किसी को भी 2 की इच्छा हुई वो सब्जेक्ट उन्होंने लिया है। अब लेकिन निश्चित तौर पर प्रभाव है, कठिनाई आ रही है और हम हमारे टीचर अभी भी कूद रहे हैं उसके लिए। नहीं तो हमारा विद्यालय तो ऐसा विद्यालय है कि 3 साल से लगातार हम लोग टॉप 10 में बच्चों को लाते हैं। छत्तीसगढ़ का टॉप 10 मतलब छत्तीसगढ़ के 10 हाईएस्ट स्कोर वाले बच्चे 10वीं बोर्ड में 12वीं बोर्ड में हमारे आ जाते हैं। 3 बच्चे आ जाते हैं। इस साल हमारे लिए बड़ा चैलेंज है और इसके लिए हमको एक दिक्कत क्या था, सुविधाएं भी जुटानी पड़ रही है। टीचर्स भी बेचारे लंबे समय तक काफी कुछ उन्होंने तकलीफ सहा है, उनके वेतन को हमको कम देना पड़ा, फीस नहीं आई, कई लोगों के फीस में हमको छूट देना पड़ा है, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो ये सारी समस्याओं का निराकरण एक होता है कि हमारी फाइनेंशियल पोजिशन मजबूत है। अब देखिए कि कितना बाकी है सर हिंदी मीडियम में हमारा निकाला PPF वगैरह जमा करना, कई प्रकार के और नियम आ गए हैं आजकल, इन सबको फॉलो करना पड़ता है। तो आप लोग फीस पर थोड़ा सा ध्यान दें, समय रहते फीस को भुगतान करें। परीक्षा के समय हमारी ये बड़ी मजबूरी होती है, किस्त का भुगतान नहीं करेंगे आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, बच्चे प्रेशर में रहते हैं मानसिक। आप चाहे तो हर महीना 1500 रुपये नियमित रूप से जमा करिए, बाकायदा आपको यहाँ पर रसीद मिलेगा हर महीना 1500। हमारे तरफ से कोई बात ऐसा नहीं है कि आप 3 महीने में ही दें और इकट्ठा ही दें, आप अपनी सुविधा अनुसार लेकिन नियमित रूप से रोकें। ये मेरा आप सब लोगों से निवेदन है। जब बच्चे रिस्क उठा रहे 3 महीना हो गया, आपको पड़ोस के ज्यादा टीचर हमको रखना पड़ रहा है क्योंकि 1 क्लास में बच्चों 25-30 से ज्यादा नहीं बैठा सकते। पहले हम 40-50 बच्चे बैठाते थे,
अब 25, 30, 35 से ज्यादा बच्चे नहीं बैठा रहे, एक टेबल में 2 बैठाते हैं, पहले 3 दिन बैठा लेते थे, जल्दी पढ़ते। तो फिर का एक वजन है कि घर में भी बच्चों को अपना बढ़ाए और अटेंडेंस भी 75% से ज्यादा अटेंडेंस नहीं है मेरे पास से कुछ जगह तो 60-65% ही आता है। अगर आज भी बच्चे स्कूल नहीं आए, 3 माह हो गया और इस साल बच्चों ने अगर पिछले साल की पढ़ाई को कवर नहीं किया, इसको रिकवर को दिया, तो अगले साल आपका बच्चा फिर स्कूल में पढ़ने लायक नहीं बचेगा। मैं अपनी ईमानदारी की बात कर, तो कितना लंबा गेप हो जाएगा 2 साल का। तो इसलिए आप लोगों से आग्रह है कि उसकी बातों पर मत जाइए। वो बोलते हैं कि मैं घर में पढ़ लूंगा, फलाना कर लूंगा, ठिकाना कर लूंगा, या घर से निकलते हैं तो क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, हम लोग भी निगरानी करें और बच्चों को स्कूल को नियमित भेजेंगे। डरते रहेंगे तो कब तक करेंगे? भूल गया तो क्या बचा है आपको बताइए, तो क्या अंतर पड़ जाना है? होगा इधर उधर खेलने जाता हो, स्कूल में तो हमारे टीचर निगरानी करते हैं। आप जैसे मास्क लगाया है ना, बच्चे पर भी ज्यादा बढ़िया आराम से मास्क लगा कर। तो ये एक आग्रह है कि बच्चों को नियमित रूप से भेजें, पढ़ाई लिखाई पर पूरी तरह से जोर दें। मार्च अप्रैल में जब भी सालाना एग्जाम होगा, बच्चे अगली क्लास में जाए तो तैयार होकर जाए, अगली क्लास में। ये सब आप लोग की भी सहयोग की अपेक्षा के साथ आज मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप लोग भले कम संख्या में आए, लेकिन जितने भी आए हैं वो जागरूक लोग हैं। अपने बच्चों को पढ़ाई के प्रति आप सबको काफी ज्यादा तनाव है। थोड़ा सा हम लोग हताश होते हैं कि जहाँ पर कम से कम 500 लोग आने चाहिए, वहाँ पर 100 भी नहीं दिखाई देते, तो थोड़ी हताशा होती। लेकिन क्या करें, जो जैसे जिसकी इच्छा नहीं आएगा तो हम लोग अब जबरदस्ती तो घर से लेके आ नहीं सकते। आप लोग आते हैं तो हमको अच्छा लगता है, आपस में बातचीत हो जाती है, बच्चों के बारे में समझ में आ जाता है, स्कूल के बारे में समझ में आ जाता है। और अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको नमस्कार, जय हिंद।